ये कहानी है रामनगर में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें सास ससुर अपनी दो बहुओं और उनके बच्चों सहित एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे। दूर से देखने में तो ये परिवार बड़ा ही भरा पूरा और हंसता खिलता नजर आता था। लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे, हर संयुक्त परिवार में ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं जो गले की हड्डी बनकर हर समय सताती ही रहती है, जिनको ना तो निगला जा सकता है और ना ही तोगला। क्या हुआ? मेरी बात आपको समझ में नहीं आई? आइए आपको शुरू से कहानी सुनाते हैं। रश्मि और देव के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा अमन। बड़े बेटे रवि की शादी राशि से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे। छोटे अमन की शादी आरती से हुई थी और उसका एक बेटा ध्रुव था। बस इस परिवार में कलेश की जड़ यही थी कि जेठानी के 3 थे। क्या? अरे भाई बच्चे, और क्या, किटी पार्टी में। अरे यार क्या बताऊं, पिछली 2 किट्टी में तो मैं आ ही नहीं पाई। अरे घर में इतने काम होते हैं ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हाँ, जब बच्चों की लाइन लगाओगे तो काम कहाँ से खत्म होंगे। इसीलिए तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। भाभी, हर समय टाइम ना होने का रोना रोती ही रहती हो। अरे बच्चे मेरे हैं, तू बोलने वाली कौन होती है? तुझसे तो एक ही संभाला नहीं जाता। तू तो मेरे बच्चों के बारे में बोलना तो वही अच्छा होगा। पैदा मैंने किए, पाल मैं रही हूँ, खर्च हम उठा रहे हैं, फिर तकलीफ हर समय तुझे क्यों होती रहती है? अगले दिन, माँ जी बहुत हो गया। अरे 4 लीटर दूध आ रहा है, लेकिन जब भी चाय बनाने के लिए भगोना खोलो ये खाली ही मिलता है। इतना दूध कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता। अरे भाई, हमारा दूध का खर्चा ही कितना है। मेरा मुन्ना 1 गिलास दूध पीता है बस सुबह में, उसके बाद बाकी का दूध जाता कहाँ है। अरे छोटी बहू, क्यों शोर मचा रही है? अगर दूध कम पड़ रहा है तो दूध बढ़वा लो, बात खत्म। हाँ हाँ, दूध बढ़वा लो ताकि उसका भी खर्चा हमारे सर लग जाए। 3 बच्चे हैं भाभी के, कहाँ उनके 5 लोगों का परिवार और कहाँ हम 3 लोगों का छोटा सा परिवार। भाभी को अपने बच्चों के लिए दूध अलग से लेना चाहिए ना। अरे छोटी बहू, क्यों हर समय चिड़चिड़ करती रहती है? आधा खर्च देती तो है ना वो, अब उसके बच्चे दूध भी ना पिए क्या? मम्मी जी, प्रॉब्लम तो सारी इसी बात की है कि वो सिर्फ आधा खर्चा देते हैं और इस्तेमाल आधे से ज्यादा करते हैं। अरे आधा खर्चा देने का मतलब ही क्या है? उनके 3 है और मेरा 1, मैं भला आधा खर्चा क्यों उठाऊं? अरे शर्म कर ले कुछ, तेरी जेठानी है वो और उसके बच्चे तेरे कुछ नहीं लगते क्या? बच्चों के लिए भी इतना भेदभाव बर रखा है अपने मन में। राम जी भला करे तेरे जैसी औरत का तो। हाँ हाँ माँ जी, सीधी बात कह दो तो किसी को अच्छी थोड़ी ना लगती है। आप ही बताइए क्या गलत कहा मैंने? हमारे घर में खर्च का हिसाब ना 50-50 नहीं हो सकता, 30-70 होना चाहिए। रश्मि समझती थी कि छोटी बहू ऐसे चुप नहीं होने वाली, इसलिए बात को ज्यादा तूल ना देते हुए वो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे मम्मी जी, कब तक ऐसे मुंह पर पट्टी लगाकर बैठी रहेंगी आप? देख रही है महीने का कितना बिल आया है। अब आप ही देख लो, 1 महीने में 3 सिलेंडर खर्च हो रहे हैं हमारे घर में। हम तो 3 ही लोग हैं ना, तो क्यों हमारा खाना बनाने में 3 सिलेंडर लग जाते हैं। 3 किलो देसी घी आया था 1 तारीख को, लेकिन घी की 1 बूंद नहीं बची घर में। घर में राशन का इतना खर्चा है, मैं तो थक गई हूँ राशन खरीदते खरीदते। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू ये सारी बातें घुमा फिरा कर मुझे ही सुना रही है कि मेरे 3 बच्चे हैं ना, वही तेरी आंख में दिन रात खटकते रहते हैं। तुझे शर्म नहीं आती? दुश्मन को भी कोई औलाद के लिए ऐसे नहीं बोलता और तू अपनी सगी जेठानी से हर समय चिढ़ती रहती है। बड़े भाग्य से ना औलाद का मुंह देखने को नसीब होता है। और अगर तुझे मेरे 3 बच्चों से इतनी दिक्कत है ना, तो तू भी पैदा कर ले 3-3, फिर हो जाएगा हिसाब बराबर। लेकिन आज के बाद मेरे बच्चों के बारे में फालतू बोली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच पचा पाना हर किसी के बस का नहीं होता। सच बोल दो तो सबको समस्या हो ही जाती है। ठीक है माँ जी, इससे यही दिक्कत है ना कि हमारे परिवार में ज्यादा राशन लगता है और इसके परिवार में कम, तो अब से मैं ज्यादा पैसे दे दिया करूंगी बस। अरे राशि बेटा, अभी तू शांत हो जा, मैं करती हूँ ना कुछ। अगले दिन राशि और आरती की ननद समीक्षा उनके घर आती है। समीक्षा शाम को अपने ससुराल चली जाएगी। समीक्षा की विदाई के लिए तुम दोनों मुझे 2-2 हजार रुपए दे दो, मैं वही पैसे देकर समीक्षा को विदा कर दूंगी। अरे मम्मी जी, मैं 2,000 क्यों दूंगी? आप भाभी से ज्यादा पैसे लो ना। आरती बहू, ये क्या बात हुई? समीक्षा तुम्हारी ननद नहीं है क्या? और जब तुम्हारे बच्चों के लिए वो कपड़े लेकर आई थी तब तो तुम बड़ी खुश हो रही थी।
तभी तो मैं कह रही हूँ ना मम्मी जी कि भाभी से ज्यादा पैसे लो। अब भाभी के बच्चों को 3 जोड़ी कपड़े मिले हैं और मुझे तो एक ही जोड़ी, तो विदाई भी तो भाभी को ही ज्यादा देनी चाहिए ना। दीदी के आने का फायदा भी तो सबसे ज्यादा भाभी को ही होता है। आरती बहू, तूने ओछेपन की ना सारी हदें पार करती है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों देवरानी जेठानी को एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। जब मन में इतनी कड़वाहट भरी हो तो फिर एक ही रसोई में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों कल शाम को मेरे पास आना, मैंने सोच लिया है। अब मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगी। सास की बात सुनकर देवरानी आरती बहुत खुश हो जाती है। चलो देर से ही सही, कम से कम माँ जी को ये बात समझ में तो आई। अरे भाई, आखिर कब तक हम इनके 3-3 बच्चों का बोझ उठाते रहेंगे? जब पैदा इन्होंने किया है तो उन्हें पालने की जिम्मेदारी भी खुद उठाए ना। मेरा पति क्यों अपनी कमाई इनके ऊपर लुटाता रहे? सुनते हैं, आरती के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर माँ जी ने घर का बंटवारा करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर माँ जी घर को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो माँ बाबू जी के रहने की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ माँ बाबू जी को अपने साथ ही रख लेंगे। आरती की आदत तो तुम जानती हो, उनको 2 रोटी बनाकर खिलाने में वो सुबह शाम ताने मारा करेगी। ठीक कह रही हो तुम। और वैसे भी मम्मी पापा के लिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। आपसे तो कुछ होने वाला नहीं था। देखा, आखिरकार मैंने माँ जी को घर का बंटवारा करने के लिए राजी कर ही लिया ना। आपके भरोसे रहती तो आने वाले 20 साल में भी इस घर के हिस्से ना होते और जीवन भर मुझे भैया भाभी के बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती। अरे भाई, थक गई थी मैं इतने बड़े परिवार के लिए खाना बना बना कर। देखो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे ना इनसे महाभारत से दूरी रखा करो। मेरे पास पहले ही बहुत टेंशन है। अगले दिन शाम को, यहाँ आओ, दोनों आकर मेरे पास बैठो। देखो बहू, मेरे लिए तो चारों बच्चे एक समान हैं। मैंने कभी भी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को 4 बराबर हिस्सों में बांट दी है। अब घर में झगड़े की कोई वजह ही नहीं बची। तुम दोनों अपने अपने हिस्से में चैन से रहो और घर की सुख शांति को बनाए रखो। बस मैं तुमसे यही चाहती हूँ। अरे माँ जी, आपका मतलब क्या है? 4 बराबर हिस्सों का मतलब मेरे पास सिर्फ 25% प्रॉपर्टी आएगी और भाभी के पास 75%। अरे माँ जी, प्रॉपर्टी तो 50-50 होनी चाहिए ना। ये तो नाइंसाफी है। अरे तो इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? उसके 3 बच्चे हैं ना और तेरा बस एक। अगर तुझे ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए तो तू भी 3 बच्चे पैदा कर ले। और बेटा, तू ही तो रोज कहती थी ना, भाभी के 3 बच्चे हैं तो वो खर्चे में 75% हिस्सेदारी दे। दूध हो या राशन, तुझे तो हर बात से परेशानी थी। और तू क्या ताना मारती थी बार बार? यही ना कि 3 लोगों का खर्च कितना होता है, फिर तू क्यों बाकी लोगों का खर्च उठाए। मैंने बहुत सोचा बेटा, और फिर मुझे लगा बात तो तेरी सही है। तेरे पास खर्च ही क्या है, तेरे लोगों में खर्च ही क्या होता है। इसलिए मैंने 75% हिस्सा बड़ी बहू को दे दिया। उस बेचारी के पास तो खर्चा ही खर्चा है, उसे इस प्रॉपर्टी की ना बहुत जरूरत है। और बेटा, वो 3 बच्चे होने के कारण देती भी सबसे ज्यादा है, तो अब जब मिलने की बारी आई तो मिलना भी तो उससे ज्यादा चाहिए ना। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे कोई बंटवारा नहीं करवाना। हम लोग पहले की तरह मिलजुल कर एक ही घर में रह लिया करेंगे। क्यों भाभी? माँ जी, जैसा आप कहें, मुझे आपकी बात स्वीकार है। और हाँ, मैंने और रवि ने ये डिसाइड किया है कि मकान के हिस्से होने के बाद आप हमारे पास ही रहेंगे। आरती बहू, देख ले अपनी जेठानी को, देख ले उसका दिल। उसके पास पहले ही 5 लोगों का खर्चा है, उसके बाद भी वो हम दोनों का खर्चा खुशी खुशी उठाने के लिए तैयार हो गई। और तुम 1 बच्चा होने के बाद भी हर समय खर्च के लिए रोती रहती हो। अरे बेटा, तूने तो बच्चों की रोटियां तक गिन ली। अगर कल को तेरा भी दूसरा बच्चा हो गया तो उसकी 2 रोटी बनाने में भी तो ऐसी ही थक जाएगी ना तू। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आगे से कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। आरती के बार बार माफी मांगने पर रश्मि उसे माफ कर देती है। प्रॉपर्टी हाथ से जाने के डर से आरती भी उस दिन के बाद कभी नहीं कहती कि जेठानी के तो 3 है। रमाकांत जी के 2 बेटे थे, मनमोहन और मुकेश। दोनों की शादी की उम्र हो चली थी। अब वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। देखिए जी, हमारे जात बिरादरी में ऐसे ही लड़कियों का अकाल पड़ गया है। 24-24 साल के बच्चे शादी कर ले रहे हैं और हमारे बेटे 30 पार करने को है। अब उनकी शादी होगी नहीं तो कुंवारे डोलते फिरेंगे पूरी जिंदगी। अरे तो मैं कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, ढूंढी तो रहा हूँ लड़की।
पर तुम्हारे बेटे हैं, इनको कोई रास ही नहीं आती। तभी दोनों भाई दुकान जाने के लिए निकलते हैं। लो आगे लाड साहब आपके। अरे नहीं करनी शादी तो ऐसे बोल दो, इस बूढ़े की किस्मत में पोते पोतियों का सुख भी नहीं है क्या? क्या फायदा शादी करके पापा? अंकुर को ही देख लीजिए, कौन सा सुखी है। रोज अपनी बीवी के डंडे खाता है वो। और वो अनुज, अरे भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, रोज क्लेश होता है उसके घर में। यही तुम लोगों के डायलॉग सुन सुनकर मैं 60 की हो चली। अब मुझसे काम नहीं होता। अरे एक समय के बाद सबको साथी की जरूरत होती है बेटा। देखिए जी, इनका तो चलता रहेगा, आप लड़की फाइनल कीजिए बस। और उसी दिन रमाकांत जी को अपने एक दोस्त का कॉल आता है, जिनकी बेटी मीता भी आज शादी के लायक हो गई थी। सहपरिवार सब मीता को देखने जाते हैं। बताओ बेटी, अपने बारे में सबको बताओ, अपना परिचय दो। मेरा परिचय तो मेरा परिवार ही है। पहले मायका था, अब ससुराल होगा। कितनी अच्छी बातें करती है ये। मैं खामखा सभी लड़कियों को गलत समझ रहा था। मनमोहन बड़ा शांत स्वभाव का था, उसे मीता पसंद आ जाती है। मीता के साथ ही उसकी नटखट सी सहेली प्रीता भी खड़ी थी, जिस पर से मनोज की नजरें हटी नहीं रही थी। ठाकुर जी की रहमत देखो, लगता है आज दो बहुएं यहीं से लेकर जाएंगे। मीता और प्रीता की शादी मनमोहन और मनोज से हो जाती है और दोनों सहेलियां बहू बनकर रमा निवास में आ जाती है सुबह सुबह। अरे प्रीता, तुझे तो 9 बजे उठने की आदत है ना, अभी क्यों उठ गई? मैं हूं ना, तू जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तू क्या खाएगी? अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है, तू सब कुछ खुद करे। अच्छा तो मैं ना माँ के पैर में तेल लगा देती हूँ। मीता नाश्ता बनाती है और प्रीता घर की साफ सफाई कर रमा के पैरों में तेल लगाती है। कौन कहता है देवरानी जेठानी में कलह होता है? मेरे घर आए, घर नहीं स्वर्ग बना दिया तुम दोनों ने। सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं। इतनी मिर्ची, ये नाश्ता किसने बनाया है? पूरा मुंह ही जल गया मेरा। गलती हो गई भैया, मुझसे ही मिर्ची ज्यादा गिर गई, वरना मीता तो मिर्ची खाती ही नहीं। दोनों बहुओं के बीच ऐसा प्यार देखकर रमाकांत की तो आंखें भर जाती है। दोनों मिलजुल कर रहती, काम भी बांट कर करती। घर में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि देवरानी जेठानियां रहती हैं। दोनों बहनों की तरह रहती थी। फिर एक दिन प्रीता को उल्टियां होने लगी और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मीता, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज भगवान ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। हाँ, तुम आराम करो। अपनी देवरानी के माँ बनने की खुशी मीता को खटक जाती है। घर में बड़ी बहू के होते हुए भी घर को वारिश छोटी बहू देने वाली थी। मीता का मन खट्टा हो चुका था, पर किसी को इसकी खबर लगती उसके पहले ही मीता को पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है और कुछ दिनों में दोनों एक एक बेटे को जन्म देती है। खाना भी मैं बनाऊं, बच्चे को भी मैं संभालूं, सबने सर पर चढ़ा रखा है प्रीता को। अरे बच्चा तो मुझे भी हुआ है, मुझे भी तो संभालना होगा ना अपने बच्चे को। अरे तुम्हारा बच्चा तो साल भर का होने आया, मेरा तो अभी पैदा हुआ है। 40 दिन तो ऐसे में दुश्मन भी बख्श देते हैं। देख लीजिए माँ जी, मेरे बच्चे के दिन गिन रही है। कितनी गिर गई हो तुम मीता। अरे अब बहुत हुआ, तुम दोनों भी हद कर रही हो। मैं हूं, तुम्हारे ससुर जी हैं, हम देख लेंगे बच्चों को। तुम लोगों को जो मर्जी करो, पर घर का माहौल मत बिगाड़ो। बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो जाते हैं। सभी मिलकर ये तय करते हैं कि मीता रसोई संभालेगी और प्रीता बच्चों और सास ससुर को। एक दिन खेल खेल में संजू मोनू को मार देता है। मम्मा, मम्मा। रसोई से भागते हुए मीता आकर देखती है कि मोनू जोर जोर से रो रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मीता संजू को एक थप्पड़ मार देती है। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया? दोनों की चीख पुकार से पूरा घर हॉल में जमा हो जाता है। बहुत हुआ, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। आज ये औरत मेरे बेटे को मार रही थी,
कल को मैं ना रही तो पता नहीं मेरे बच्चे को तो ये बेच डाले। माँ अब कहती थी ना घर बसाओ, आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। अब क्या करेंगे हम? आज से ठीक है 1 महीने बाद घर का बंटवारा हो जाएगा, पर तब तक प्रीता रसोई और मीता घर और बच्चों को देखेगी। रसोई और राशन की जिसे जरा भी समझ ना थी, उस प्रीता को रसोई में नाश्ता बनाने जाना पड़ा। ये मीता कैसे खाना बना लेती है? अब घर में इतने लोग, सबके लिए अलग अलग खाना, हे भगवान। और इधर 7 बजे तक उठ जाने वाली मीता को आज 4 बजे उठना पड़ा। ये प्रीता तो पहले 9 बजे उठती थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इतनी सुबह कैसे उठती होगी वो? प्रीता जैसे तैसे बच्चों का टिफिन बनाती है, मीता उन्हें तैयार करके स्कूल भेजती है। ये सब रमा देख रही थी। नाश्ते के वक्त ये रोटी में घी लगा दिया प्रीता तुमने? मैं तो घी वाली रोटी खाता ही नहीं। भाभी से पूछ लेती ना, उन्हें आइडिया है घर में किसे क्या पसंद है। दोपहर को मीता बच्चों को लाने स्कूल जाती है। इतनी धूप में प्रीता बच्चों को कैसे ले आती है? मेरा तो शरीर जल गया। घर लाने के बाद वो दोनों को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर दोनों इधर उधर भागते ही रहते हैं। और इसी में मोहन के पैर से उलझकर संजू गिर जाता है। दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर सब भागते हुए वहां आते हैं। लगता है 1 महीना नहीं, 1 दिन में ही बंटवारा करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझ गई हूँ। और मैं भी माँ जी। हम दोनों से गलती हो गई। बच्चों के मुंह में हम इतने अंधे हो गए कि छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने लगे। पर माँ जी, अब प्रॉमिस करते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रमा निवास पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।